चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो जरूर लाइक करिएगा। चलिए कह रहा आपसे हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो याद रखिए लोथल की खुदाई जो आपकी संबंधित किससे जुड़ी है, आपके हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़ी है, ठीक है। और इसकी खुदाई की खोज किसने किया था, ये किए थे ऑप्शन राइट आपका सी एस.आर. राव। एस.आर. राव ने किया था। ये आपका जो लोथल है, लोथल कहाँ पड़ता है, तो याद रखिए लोथल की जो खोज की थी वो आपकी किसने, इन्होंने किया था। कब किया था, तो 1957 में। ये आपका स्थित कहाँ पर है, तो अहमदाबाद जिले के आदत कह सकते हैं कि सरगाला ग्राम के लगभग पास में है। याद रखिए भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। चलिए पॉइंट पहला आपसे है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं अगर एक क्वेश्चन आपका मिल गया है तो आपको 100% वही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही हो। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार देखा जाए तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ए है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, या कह सकते हैं द डेड ऑफ माउंटेन, ठीक है। या ऑप्शन आपका बी हो जाएगा माउंटेन ऑफ द डेड, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पॉइंट ये पूछ लेता है कि इसकी खोज किसने किया था, तो याद रखिए इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष मिला है कहाँ से मिला है, याद रखिए ये जो मिला है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके सुरकोटदा से, ठीक है। कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से मिला है घोड़े की अस्थियों के जो आपके अवशेष हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। यहाँ पर कह रहा है निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उपवेद आपका कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी दिया है योग वेद। योग वेद आपका उपवेद नहीं है। मुख्यतः देखा जाए तो 4 आपके उपवेद होते हैं। कौन से, आपका आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और आपके स्थापत्य वेद, ये आपके होते हैं, ठीक है। और एक होता है शास्त्रा वेद होता है, जिसे हम लोग धनुर्वेद के अंतर्गत ले आते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका योग वेद आपका नहीं होता है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो पंचगव्य में आपको जो सम्मिलित नहीं किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है, यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर तुलसी को। याद रखिए कि जो आपका पंचगव्य होता है उसमें तुलसी को कह सकते हैं उसके अंतर्गत नहीं शामिल करते हैं। देखो गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इस चीज़ को सामूहिक रूप से पंचगव्य बोलते हैं। इसमें से आप कह सकते हैं तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मुख्यतः क्या होते हैं, गाय का दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, मूत्र हो गया, गोबर, इनको बोलते हैं 5 जो कि सामूहिक बोलते हैं पंचगव्य। समझ में आया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। महाजनी प्रथा, तो महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो आपके हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। और इसमें कह सकते हैं सूरखोद को कुशीदिन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो के ब्राह्मण के मूल पाठ था, ये जो आपके पढ़ते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पाठ पढ़ते हैं इनको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद बोलते हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा। तो शतपथ ब्राह्मण और आपके तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, जो ये कहलाते हैं उनको बोलते हैं ब्राह्मण। याद रखिए जो वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं उनको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है यहाँ पर कि प्राचीनतम वेद कौन सा है।
बताइए भाई, प्राचीनतम वेद है, बिल्कुल सिंपल और हमेशा हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राचीनतम वेद आपका कौन हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद है, यह सबसे प्राचीनतम वेद है। अन्य आपके 3 वेद कौन होते हैं? यजुर्वेद, सामवेद और आपके अथर्ववेद होते हैं। समझ में आया ना? और ऋग्वेद में जो होता है, ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आवाहन करने के लिए ये मंत्र भी आपके प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो आरंभिक स्रोत मिलता है वो आपके सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है। तो महाभारत में जो आपकी कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी वो कितने दिन तक आपकी थी? जवाब दीजिए यहाँ पर। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा 18 दिन। याद रखिए कि आपके कुरुक्षेत्र में जो कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु जो साम्राज्य के सिंहासन के प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, यह युद्ध आपका 18 दिन तक चला था। ठीक है, कितने दिन? 18 दिन। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपके ये पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर हम आपको ऐसे पढ़ा देंगे तो आप कहेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपको पहले वो पढ़ा दें जो आपके एग्जाम में पूछे गए, तब आपको विश्वास हो जाएगा और इस चैनल से आपको 100% ऐसा कंटेंट मिलेगा। आज नहीं, लोअर पीसीएस की तैयारी आपने किया है और जूनियर की तैयारी भी कर रहे हैं और आपको पीसीएस की भी तैयारी में आपको लगभग आपका जो कह सकते हैं कि एग्जाम के थ्रू आपका जो लेवल होता है वही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरे पीसीएस की तैयारी करना है 100%। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है बौद्ध से संबंधित क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? याद रखिए, निरंजना नदी के तट पर आपका जो बौद्ध पवित्र स्थल है ये आपका कौन से स्थल है? राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका बोध गया। याद रखिए, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है और बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तभी से कह सकते हैं यह स्थान आपके बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है और इसे 2002 में यूनेस्को ने इस शहर को विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया है। कब? 2002 में इसको विश्व विरासत स्थल में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो भाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, जो कि अभी हमने बताया। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने लगा? अर्थात गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो इनको किस नाम से जानते थे, तब के बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है यहाँ पर कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ये आपको कह सकते हैं कौन सा आपके स्मारक है? 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ये आपका है महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह को कह सकते हैं इसके प्रचार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? परिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, इनको जो आपका प्राप्त हुआ था इनको आपकी कुशीनगर में। याद रखिए, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर, ठीक है, जिसे कुशीनारा के नाम से भी जानते थे, 483 ईस्वी में महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु वहाँ पर हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। लगभग क्वेश्चन आपका वही है। 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो याद रखिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था आपके सारनाथ। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सारनाथ में। और पहले उपदेश को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, किस भाषा में? तो आपके पाली भाषा में। सबसे ज़्यादा आपके उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो आपकी श्रावस्ती में। और कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो आपकी पाली भाषा का प्रयोग किया है। समझ में आ गया सभी क्वेश्चन? चलिए, अगर आप अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र, अर्थात उसी को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन का जो उपदेश दिया था आपके कहाँ पर दिया था? 9 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपके सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए, कनिष्क 2018 में देखो ये क्वेश्चन आपका आया है। हम क्वेश्चन जो भी आपको लेके आए हैं पूछे हुए क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल में है। अगला है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कह सकते हैं 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है? तो आपके त्रिपिटक होते हैं बौद्धों में 3 मतलब त्रिपिटक बोलते हैं। इनमें से आपका देखिए अभिधम्म त्रिपिटक होता है
और कह सकते हैं शुद्ध पिटक भी होता है, विनय पिटक, लेकिन उस उपशाखा पिटक नहीं होता। ऑप्शन आपका सी, ये आपको कह सकते हैं बौद्धों में त्रिपिटक नहीं है। और इसके पहले हमने इतिहास का मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया है, उसको भी आप आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर देख सकते हैं, मास्टर वीडियो है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं। लेकिन वहाँ पर कह सकते हैं कि एसएससी लिखा है, तो इसका मतलब एसएससी में ऐसा नहीं कि आपके इतिहास के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। आप देखिएगा, कंटेंट बहुत बेहतरीन है। अगर मास्टर वीडियो पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार मतलब कह सकते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नागार्जुन क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो याद रखिए, विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है किसे? तो आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा यहाँ पर? वाराणसी। बी नंबर आपका हो जाएगा वाराणसी। कहते हैं कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी जो आपकी है वो आपकी 5000 वर्ष पुराना शहर है और यह विश्व में प्राचीनतम शहर है और बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। ठीक है, वाराणसी काशी की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए अब जैन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर कौन थे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये थे आपकी ऋषभ। याद रखिए, जैन परंपरा के अनुसार देखा जाए तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं और जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक को जो थे या प्रथम तीर्थकर उन्हें वही थे आपकी ऋषभ देव। और ऋषभ देव को हम लोग आदिनाथ भी माना जाता है, मतलब ऋषभ देव यह कह सकते हैं आदिनाथ। और याद करिए 23वां वाला बहुत पूछा जाता है, 23वें आपके जो थे वो आपके पार्श्वनाथ थे और 24वें नंबर के जो थे आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है ना, और ऑप्शन में आपका इसका जो आंसर हो जाएगा पहले आपके हैं ऋषभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जैन धर्म में 3 रत्न, जैन धर्म में देखिए 3 रत्न दिए हैं, उनमें से निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, तो क्या है? तो जैन धर्म में 3 वर्ड बोले गए हैं, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, ये 3 आपके होते हैं, तो इसी को बोला जाता है, कह सकते हैं कि निर्वाण इसी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? तो कैवल्य मतलब क्या होता है भाई? कैवल्य का मतलब ये होता है कि जिसको अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, विजय प्राप्त कर ले, तो आंसर आपका इसका ये हो जाएगा। या कह सकते हैं कि उसको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, और जब इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। इस प्रकार से आंसर राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि मौर्य काल से है कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस जो लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपकी संस्कृत भाषा में। याद रखिए, विशाख दत्त द्वारा रचित तो आपकी मुद्रा राक्षस जो आपकी है एक संस्कृत भाषा का एक नाटक है। ठीक है, नाटक है जिसकी रचना 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 5वीं शताब्दी की लगभग मध्य में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख है? तो याद रखिए, कलिंग पर विजय प्राप्त किया था आपके अशोक ने, इसके लिए एक कह सकते हैं वहाँ पर आपका एक शिलालेख था। वो आपका शिलालेख कौन था? यह आपका है 13वां। कौन सा है? 13वां शिलालेख के माध्यम से अशोक के विजय का परचम पता चलता है। कहाँ पर? कलिंग युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग अर्थात पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी? तो कलिंग की जो राजधानी थी वो कौन सी राजधानी थी? ये थी आपकी ऑप्शन राइट आपका डी नंबर, तोसली थी। ठीक है, कौन थी? तोसली राजधानी थी उस समय जो आपकी कलिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, अर्थात अशोक के साम्राज्य में ये सम्मिलित नहीं था। कौन सा नहीं सम्मिलित था? 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपका कामरूप। याद रखिए, कश्मीर भी था, गुर्जर भी था, कर्नाटक भी था, लेकिन कामरूप नहीं था। ये कामरूप आपका इसमें से शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है 5वां नंबर आपसे ये कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, आपके देख लेते हैं
साबजागढ़ी में, ठीक है, शहबाजगढ़ी में कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये जो कह सकते हैं कि अशोक के 14 वृहद शिलालेख हैं जो कि विभिन्न राजज्ञ या शासन देश में हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस लिपि में है, तो खरोष्टी लिपि में लिखी गई। ये जो आपका है खरोष्टी लिपि में, यही बताने का प्रयास कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। तो अशोक के शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो आपका कौन सा है? ये आपका 13वां है, याद रखिए 13वां वाला जो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, कलिंग वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम जो आपका प्रतिमान है वो आपका है कौन? स्तंभ है। अर्थात उस समय जो आपके थे तो आपके स्तंभ ही बनाते थे, जैसे पता चलता था नहीं कि ये राजा आपका बहुत ही महान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। मतलब कि अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो आपका है वो आपका स्तंभ था, ये आपका कहाँ से? देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सारनाथ। मतलब कि देख सकते हैं कि सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सम्राट कह सकते हैं कि सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे की सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है और अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में भी रखा गया है, जब आपकर 24 तिल्लियां हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है। मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन आया है कि कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिए कुषाण लोग जो थे वो आपके कहाँ से थे? ये आपके मध्य एशिया से थे, ठीक है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो आपके कहाँ से थे? मध्य एशिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो कनिष्क के समय जो आपका विद्वान रहता था वो आपका चरक था। ऑप्शन राइट आपका सी, चरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया जो कि काफ़ी तरीके से क्वेश्चन आपका है कि दी गई जानकारी राजवंश की पहचान, अर्थात ये कौन सा राजवंश है जो आपका ये वर्ड है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी और उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटिलपुत्र अयोध्या विदिशा के शहर शामिल थे। इन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान दिए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा मेड्रोटियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजल के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस दौरान लिखे गए थे। अर्थात ये कौन सा वंश है जो आपकी ये पूरी प्रक्रिया हुई है? याद रखिए ये प्रक्रिया आपकी है शुंग वंश। कौन सा है? शुंग वंश। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है जो कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन आते हैं। कर आपसे खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो खगोलविद आपके वराहमिहिर और आपके कालिदास जो थे रहते थे वो किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे आपके विक्रमादित्य, ठीक है। खगोलविद जो आपके थे विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक आपके शामिल थे, ठीक है। याद रखिए गुप्त साम्राज्य जो आपके गुप्त सम्राट जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय को ही वो क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसे विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया? सर्वप्रथम आपको विक्रमादित्य बोला गया था चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम किताब जो लिखा है वो किसने लिखा है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपके कालिदास। अर्थात कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है और ये संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि आपके और नाटककार कालिदास ही थे उस समय, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कालिदास के और भी नाटक होते हैं जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ठीक है, ऋतुसंहार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपकी कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? तो ये राजा था आपके कहाँ का? 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपके थानेश्वर का। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व कहाँ का? थानेश्वर का शासक था और यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर हर्ष ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? 5 इंडीज मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जो बी नंबर आपका है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इनमें कह सकते हैं इन्होंने नियंत्रण में अपने लिया था, ठीक है। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, विरूपाक्ष मंदिर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है विरूपाक्ष मंदिर के में। तो विरूपाक्ष मंदिर जो आपका स्थित है कहाँ पर, ये आपके हम्पी में। कहाँ पर है, हम्पी। और हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में। और ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो आपके यहीं पर मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो ये चोल झील है जिसकी 16 मील लंबी है और इसकी सिंचाई का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो हम आपको प्रश्न पढ़ा रहे हैं तो पीसीएस एग्जाम में एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और यूपीडब्ल्यूएससी तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, तमिल साहित्य। तमिल साहित्य, ठीक है। तो आप लोग विश्वास रखिए, विश्वास होगा तो सब कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाले भूमि को, देखो जो जैन सभा होती थी उसमें से दान दिया करते थे, ठीक है, वो भूमि। और वो भूमि को बोलते क्या है, तो इस भूमि को बोलते थे पल्ली छदानम, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि पल्ली छदानम, ये आपको बोलते थे जो जैन सभाओं को दान में करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो इसका जवाब सभी बच्चों का यहाँ पर सही आ रहा है। 1 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में कब किया था भाई, 712 में सिंध के शासक थे दाहिर को पराजित किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका भारत पर पहला आक्रमण हुआ था वो मुस्लिम आक्रमण था। और इस आक्रमण का जो वर्णन किया गया है वो चचनामा पुस्तक में किया गया है। किसमें, चचनामा पुस्तक। और चचनामा पुस्तक लिखी किसमें है, तो लिखी गई आपकी फारसी भाषा में। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, अर्थात इतने क्वेश्चन आपके बन सकते थे। समझ में आ गया, बड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। 2 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, सही है ना, बी नंबर आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित, छतरपुर जिला पड़ता है, तो छतरपुर जिले में ही आपका खजुराहो के चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कराए गए थे आपके ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए ज़्यादा समय व्यतीत मत करिए, थोड़ा स्पीड में रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। तो देखो यहाँ पर जयचंद की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर आपका दिया है 4 ऑप्शन, तराइन का, ठीक है, चंदावर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, और यहाँ पर आपका दिया है कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट जवाब दीजिए भाई, राइट जवाब यहाँ पर राइट जवाब का हो जाएगा कौन सा। देखो इसकी मृत्यु हुई थी आपकी 1194 में, ठीक है, 1194 में। लेकिन 1194 हुई थी, लेकिन कौन से युद्ध में, चंदावर के युद्ध में थी, ठीक है, चंदावर के युद्ध में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन दिया है 1193 है ना। तो जो आपका अमीन का पेपर आया था, तो अमीन के पेपर में सही किया गया था इस नंबर को, क्योंकि चंदावर लिखा है तो चंदावर के हिसाब से 1993 सही किया गया है 1193। ये इसलिए क्योंकि ये जो युद्ध लड़ा गया था लगभग आपके दिसंबर जनवरी में लड़ा गया था, है ना। तो इस कारण से इसका जो सटीक जानकारी होती है वो चंदावर से ही आंसर आपका सही किया जाता है, जो कि अमीन 2016 में आपका सही किया गया था आपका ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका है वो आपका डी दे रहा है, लेकिन आपको बता दें जानकारी के उद्देश्य से, तो ये देखो अमीन में आपका ये था, लेकिन जो बुक वालों ने छापा है तो छापने के हिसाब से उन्होंने डी दिया है, लेकिन शुद्ध आपका ये है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का इधर नहीं हुआ था आंसर की में, बिल्कुल राइट आपका आंसर माना गया था चंदावर और 1993, ठीक है। सॉरी आपका 1193, ठीक है, गलती से निकल जा रहा है 1919, क्योंकि लगभग सभी काम 19 में होते हैं इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में थे, जवाब दीजिए यहाँ पर फटाफट।
तो यहाँ पर सही आंसर आपका है पाल साम्राज्य था वह भारत के पूर्वी हिस्से में था। ठीक है, कहाँ पर था? पूर्वी हिस्से में था, याद रखिएगा पूर्वी हिस्से संबंधित है। और पाल वंश की स्थापना आपके गोपाल ने किया था। किसने किया था? गोपाल। और इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो आपका धर्मपाल था। धर्मपाल को जानते हो? धर्मपाल वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। किसने करवाया था? धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में, तो इसका मतलब ये 12वीं शताब्दी कह सकते हैं कि आपके जैसे 11 के बाद जब स्टार्ट होता है तो आपकी 12वीं लग जाती है। तो इसके समय जो शासक था वो आपका कौन था? तोमर वंश चल रहा था। ठीक है, कौन सा? आपका तोमर वंश इस समय चल रहा था। मतलब कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में बात किया है तो दिल्ली में तोमर वंश का शासन था। और इस वंश का शासक था आपका आरंभिक, जो कि 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अनंगपाल था। कौन था? अनंगपाल। ठीक है, प्रारंभ में आपका अनंगपाल था। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, दिल्ली सल्तनत काल में हम लोग आ चुके हैं। कह रहा आपसे मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? आप लोगों ने जो पृथ्वीराज पढ़ा है वही आपके शुद्ध जो आपके हैं पृथ्वीराज तृतीय ही थे। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ही थे। तो मोहम्मद गोरी किस वर्ष आपके पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे? यहाँ पर सभी के सही जवाब हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाए, बी हो जाएगा आपका 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से आपको कह सकते हैं मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। ठीक है, और इसके बाद कह सकते हैं 1192 में जो आपका द्वितीय युद्ध हुआ था आपके कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, तो इसमें कह सकते हैं कि पृथ्वीराज जो आपके तृतीय थे कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। और यहाँ पर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किया था आपके मोहम्मद गोरी ने। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताइए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिए अमीर खुसरो का जन्म आपका जो हुआ था वो आपके पटियाली, जो कि कहाँ पड़ता है? आपके कासगंज जिले में। तो यहाँ पर आंसर राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके कासगंज। ठीक है, पटियाली में हुआ था। और इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली, तबला का जनक भी माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और साथ में इन्होंने एक वर्ड बोला जाता है तूतीय हिंद। ठीक है, भारत का तोता या तूतीय हिंद के नाम से भी आपके अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। समझ में आ गया? आ गया ना? बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? यहाँ पर 3 का जवाब दीजिए। यहाँ पर लौह और रक्त की नीति जवाब दीजिए भाई सभी लोग। राइट आंसर आपका आ चुका है, बिल्कुल सही है। ए नंबर आपके बलबन ने, याद रखिए लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। और बलबन ने राजस्व सिद्धांत के 2 प्रमुख विशेषता कार्य किए थे। मतलब कि पहली, सुल्तान का पद ईश्वर का प्रदान दिया होता है, अर्थात उन्होंने कहा था कि जो पद हमें मिला है ये ईश्वर द्वारा दिया गया है। दूसरी बात अगर बात करें तो सुल्तान का निरंकुश होना उसका आवश्यक है। ठीक है, बात सही है कि अगर सुल्तान अगर निरंकुश नहीं होगा तो प्रजा डरेगी कैसे, उसको मानना ये था। ठीक है, इस प्रकार से आपका बलबन है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा, तो आपका अलाई दरवाज़ा जो आपका है वो आपके कहाँ पर है? ये है आपके ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार अर्थात अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अली जो आपके थे कौन से? अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट दरवाज़ा जो आपका है कुतुब मीनार के पास में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण लाल पत्थरों व संगमरमर से हुआ था। ठीक है, बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये बनकर तैयार हुआ था आपका 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और कह सकते हैं कि अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल की सूची में आपके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, सभी लोग जवाब देते रहिए कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? अर्थात कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो कितना रहा है? 5 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका शासनकाल की अवधि रही है कौन सी? जवाब दीजिए। यहाँ पर काफ़ी बच्चों के जवाब सही है, आपके 1296 से आपके 1300 कह सकते हैं 16 तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो शासनकाल रहा है वो आपका 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक नाम होता है वास्तविक नाम अली गुरसप्पा। ठीक है, अली गुरसप्पा के नाम से भी अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। और अगर आप पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए, इतने बच्चे जुड़े हो। ठीक है, तो लाइक कर दिया करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तुगलक वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर तुगलक वंश की नींव रखी थी किसने भैया? 7 का जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत कम बच्चों के जवाब आ रहे हैं। चलिए 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा कि भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक अर्थात गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहते हैं, ठीक है। और इसने आपके कह सकते हैं कि आपकी 1320 ईस्वी में आपकी स्थापना किया था तुगलक वंश की, ठीक है। और इसने क्या किया था? सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला, और गयासुद्दीन जो आपका था वो पहला शासक था, ठीक है। नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था, ठीक है। लेकिन जाल जो बिछाया था वो आपके दूसरे थे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खां, खिज्र खां जो संबंधित था किस राजवंश से? ये जो संबंधित था आपके सैयद वंश से। याद रखिए सी नंबर आपका यहाँ पर सभी जवाब दे रहे हैं, सही है। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था और यह 1414 से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ी स्पीड में रहेंगे भाई। आप लोग स्पीड में अगर जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल फटाफट हम आपको जवाब देते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन क्या पूछे गए आपके यूपीएससी में, देखते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य जो आपका था नगर, ये किस नदी के किनारे स्थित था? आपके 4 ऑप्शन हैं और जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपके तुंगभद्रा नदी किनारे। याद रखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी आपकी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। और इस तुंगभद्रा नदी के तट पर आपके कह सकते हैं हरिहर प्रथम व भुक्का राय प्रथम ने, जो 2 भाई थे, उन्होंने आपकी कब? तो आपके 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। समझ में आ गया। और वर्तमान में इसका देखा जाए नाम तो क्या है? हम्पी है, ठीक है। क्या है? हम्पी। इसीलिए क्वेश्चन आपका बनता रहता है। बड़े क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तुलु राजवंश की स्थापना किसने किया था? यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए टफ हो सकता है। तुलु राजवंश, और ये किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। ये आपके उसी समय, उसी कह सकते हैं दक्षिण भारत में ये आपके थे। तो तुलु आपके राजवंश की जो स्थापना किया था वीर सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1505 ईस्वी में। कब किया था? 1505 ईस्वी में आपके वीर नरसिंह तुलुओं द्वारा आपकी की गई थी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? जवाब दीजिए भाई सभी लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सभी जवाब लगभग सही हैं, कुछ बच्चे स्किप भी कर रहे हैं। चलिए आंसर राइट आपका बी, आपकी विजयनगर साम्राज्य, अर्थात विजयनगर साम्राज्य में जो महिलाएं थी वो कुश्ती में भी भाग लिया करती थी। समझ में आया ना। कह सकते हैं कि चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य में आया तो इसमें से स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त हुआ था। समझ में आया ना। इनको शिक्षा पाने का अधिकार, समाज सेवा का अधिकार, संगीत, लोक नृत्य, ललित कलाओं का अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार अर्थात कह सकते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में समान रूप प्रचलित था इस युग में। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए आपका मुगल वंश से स्टार्ट हो गया है, जो कि आपके मुगल वंश में हुमायूं और शेरशाह से क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जवाब दीजिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके हैं। चलिए तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सभी बच्चों का यहाँ पर आंसर भाई आप नंबरिंग डालने के बाद ही जवाब दीजिए, समझ में आए, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, हुमायूं, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी और लेन पुल में हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा है और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? अर्थात कह सकते हैं कि आकस्मिक मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, तो ऐसी स्थिति में जो उनके बेटे थे अकबर, उनको मुगल सिंहासन पर कहाँ पर बैठाया गया था? चलिए यहाँ पर सही जवाब है कालानौर में, ठीक है, बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका हो जाएगा। कालानौर में इनकी कह सकते हैं राज तिलक करवाया दिया था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर कालानौर में राजअभिषेक कराया गया था, ठीक है। और इस समय अकबर की आयु देखा जाए तो लगभग आपकी 13 माह, कहीं कहीं 3 माह होता है, कहीं कहीं आपके 6 माह भी होता है, तो 13 माह लगभग 13 वर्ष 3 माह लगभग थी, ठीक है। और कह सकते हैं इस समय जो संरक्षक थे अकबर के वो आपके कौन थे? बैरम खां थे, सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर
एक मिनट रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया प्रचलित हुआ था। अर्थात भारत का पहला रुपया जो आपका था मुद्रा, ये प्रचलित हुआ था, ये किसके समय में प्रचलित हुआ था। 3 का जवाब दीजिए। 3 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है। शेर शाह सूरी, याद रखिए अफगान शासक थे आपके शेर शाह सूरी, या कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रथम अफगान शासक शेर शाह सूरी जो था, इसके शासनकाल जो चला था वो 1540 से 1545 चला था। और भारत का पहला मुद्रा जो रुपया था इसी समय मुद्रित किया गया था, इन्हीं के समय। वजन कभी कभी पूछ लेता है कि इस रुपये का वजन कितना था, तो 178, ठीक है, ग्रे का आपका ग्रेन का ये बना था, जो कि एक चांदी का रुपया हुआ करता था, ठीक है, 178 ग्रेन का बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये कब की थी, जवाब देते चलिए भाई। भूमि मापन की व्यवस्था राइट है, बिल्कुल सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आपके शेर शाह सूरी ने, देखा जाए तो शेर शाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था आपकी किया था, और उस पैमाने का नाम क्या था, गज ए सिकंदरी। अगर आपको आता जाता है तो आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। गज ए सिकंदरी नामक एक भूमि की मैप पर एक इकाई बनाई थी, ठीक है। चलिए, और इसकी 3 प्रकार की इकाइयाँ थी, कह सकते हैं कि एक उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, जो कि अकबर के समय से क्वेश्चन आपके आए हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद दिन किस नाम से प्रसिद्ध थे। अर्थात जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे। ये भाई आपके जलालुद्दीन के नाम से आपके अकबर ही थे, ठीक है। अकबर का ही नाम आपके क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। बी नंबर आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसे सब लोग अकबर के नाम से पुकारते थे। वैसे देखा जाए तो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। और यह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह भी था। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था किनके बीच लड़ा गया था, ऑप्शन राइट आप बताइए। तो द्वितीय युद्ध आपका जो हुआ था वो आपका हुआ था कब, 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को हुआ था, ठीक है। किसके बीच, तो अकबर और हेमू के बीच। हेमू मतलब हेमचंद विक्रमादित्य, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, हेमू, ठीक है। और हेमू से क्वेश्चन एक निकल के आता है, तो ऐसा कौन शासक है जो कि कह सकते हैं कि 24 आपके युद्धों में भाग लिया था। जो आपका हेमू था वो बहुत ही शक्तिशाली था, 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें कह सकते हैं 22 में इसे विजय प्राप्त हुई थी। और हेमू की अगर बात करें तो हेमू जो आपका है वो 14वां ऐसा व्यक्ति है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये आपका लास्ट हिंदू शासक था जिसने कह सकते हैं 14वां नंबर का था, जो अंतिम समय में, यह कह सकते हैं कि ऐसा अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। तो आपका कौन है, तो आपका हेमू, जो कि 14वां नंबर का था। पहला आपका कौन था, पहला आपके गुप्त काल में था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो आपके धारण किए थे, लेकिन यह अंतिम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला, देखो जितना नॉलेज मिल जाए उतना लेना चाहिए, ठीक है। चलिए ये कह रहा है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, 3 का जवाब दीजिए वहाँ। तो देखिए कौन नहीं खाता है, यहाँ पर दिया है ये कि अबुल फजल कह रहा है वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। क्या सही है, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं कि राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो याद रखिए अकबर के वित्त मंत्री आपके राजा मानसिंह नहीं थे, ये एक सेनापति थे, ठीक है। क्या थे ये, सेनापति थे। समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो इसका आंसर आपका बी, ये आपका कह सकते हैं ये मैच नहीं खा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में जो नियुक्त किया था, किसने किया था, किसको किया गया था। 4 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग, आपके कमेंट धीमे हो गए, क्या बात है। 4 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, मियाँ तानसेन, ठीक है। मियाँ तानसेन जो थे वो आपके कह सकते हैं ये आपके दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त हुए थे अकबर के। समझ में आया। और अकबर के नवरत्नों में एक महत्वपूर्ण ये भी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे बात करें कि क्वेश्चन आपका अगला है, जो कि कह रहा आपसे बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा, खाली स्थान बनना है आपको। बिल्कुल सिंपल जवाब है, सही है, बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका अकबर, अर्थात बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था।
ठीक है, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ भैया? तो ये जो अनपढ़ था वो आपका था 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका अकबर ही, जो कि कह सकते हैं कि मुगल जो सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। और अकबर का जन्म हुआ था कब? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजपूत के जो कह सकते हैं राजा जो आपका है अमरकोट के किले में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ये किला बनवाया गया था बुलंद दरवाज़ा का जो कह सकते हैं उसका दरवाज़ा जो बनाया गया था बुलंद दरवाज़ा, वो किसकी विजय के उपलक्ष्य में? तो बुलंद दरवाज़ा जो विजय होती है वो गुजरात विजय के दौरान आपका बनवाया गया था। ठीक है, जो कि फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना के साथ कराई गई। चलिए अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया है? तो ये आलोचना जो किया है वो किसने किया है? जवाब दीजिए भाई सभी लोग स्पीड में। 7 का यहाँ पर जवाब आने शुरू हुए हैं। बिल्कुल राइट आंसर अब बदायूनी। याद रखिएगा कि अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। ठीक है, और उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना किया था। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? तो भाई हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 1576 में किन के बीच? तो 8 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल सही है यहाँ पर जवाब, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। महाराणा प्रताप और आपके अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कभी कभी डेट पूछ लेता है, किस डेट को? तो 18 जून को। कब? 18 जून और 1576 को मेवाड़ के जो आपके महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। और इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिक तथा आसफ खान ने किया था। समझ में आया ना? चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? चलिए जवाब दीजिए सभी बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपके 1605 से आपके 1627 तक। ठीक है ना? और याद रखिएगा कि अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और इसके बचपन का नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके बचपन का नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, या कह सकते हैं कि सलीम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसका डिस्क्राइब आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है। तो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? यहाँ पर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अजमेर में मिला था। ठीक है, कहाँ पर मिला था? अजमेर में मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि औरंगजेब से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह, या कह सकते हैं कि मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका औरंगजेब था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। जो औरंगजेब था, औरंगजेब शराब को छूता तक नहीं था, तो शराब को न छूने वाला एकमात्र आपका ये मुगल था। ठीक है ना? और याद रखिएगा कि यह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र भी पहनता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? किनके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर जवाब दीजिए और नंबर आप लोग डालते जाइए तभी पता चलेगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके औरंगजेब के समय। ठीक है, औरंगजेब के समय हुआ था। 2 का ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि औरंगजेब का पुत्र था, अर्थात औरंगजेब जो पुत्र था किसका पुत्र था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो औरंगजेब जो पुत्र था वो शाहजहां का पुत्र था। ठीक है ना? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शाहजहां का पुत्र था। याद रखिए औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। ठीक है ना? और इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। याद रखिएगा कि आपके अगर क्वेश्चन ये पूछे कि औरंगजेब का, या कह सकते हैं मुगल साम्राज्य में ऐसा कौन सा शासक था जिसका 2 बार तिलक हुआ है या राज्याभिषेक हुआ है, तो आपका कौन है? तो आपका औरंगजेब है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि मुगल कालीन चित्रकला एवं स्थापत्य कला से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? मीर सैयद अली चित्रकारी किस मतलब ये किस मुगल शासक के सहयोगी थे? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न से किस मुगल शासक ने की थी?
तो बताइए भाई, जो मोर सिंहासन था या मयूर सिंहासन था जिसे तख्ते ताज के नाम से जाना जाता है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था लाल किले में? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, आपके शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया था? आपके शाहजहां ने एक चतुर्भुज आकार का किला भी बनाया था और जो लाल बलुआ पत्थर से आपका था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम पीडीएफ आप दे देंगे तो पीडीएफ के माध्यम से आपका पूरा का पूरा आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर तख्ते ताउद नाम लिखा था ना, तो ऐसे भी कभी कभी नाम इसका आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो याद रखिएगा कि जो कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार के निर्माण में जो आपके फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने कह सकते हैं कि बिजली के गिरने के कारण चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कह सकते हैं न्यू ही रखी थी। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नहीं करवाया है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कुतुब मीनार स्थित है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है सभी का। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका कौन? आपका ए, आपके दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में आपकी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल बताइए कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता होगा कि पंचमहल जो आपके है कि मुगल बादशाह अकबर द्वारा आपके कह सकते इसका निर्माण करवाया गया था, और ये आपकी कहाँ पर है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, फिर आप फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और भी इसके बारे में बहुत ही अच्छा दिया गया है कि फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। मुगल बादशाह के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों, हिंदू धर्म का प्रभाव इस पर दिखाई पड़ता है। पंचमहल को पत्थर में स्वप्न नामक उपनाम से संबोधित किया गया है। अगर ये पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर आपका है कि दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वह था आपका ऑप्शन राइट, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा मिराक मिर्जा घियात। कौन हो जाएगा? मियाक मिर्जा घियात। ये थे आपके कह सकते हैं इनके वास्तुकार थे। ठीक है ना, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया था। ठीक है ना, और कह सकते हैं यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ठीक है, चलिए ये 4 बाग शैली में आपका बना हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका इसे 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए मुगल कालीन साहित्यिक कला पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं कि आईने अकबरी किसने लिखा था? चलिए जवाब दीजिए, आईने अकबरी किसने लिखा था? यहाँ पर जब ऑप्शन आपका फैजी भी हो और अबुल फजल भी हो तो जवाब आपको देना है आपका सी नंबर, कौन सा? आपके अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? 2 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट। तो याद रखिए आपके तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक हैं वो आपके हैं जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है ना, जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह थे उनके शासनकाल में भारत में रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन के अगला दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया है कि तारीख ए फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति भी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया है कि बाबरनामा जो कि आपके बाबर का है। ठीक है, मतलब कि वो, और इसके बाद दिया है शाहजहांनामा, वो आपका मोहम्मद ताहिर, और हुमायूं नामा आपका दिया है हुमायूं, जो बल्कि गलत है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो आपकी गुलबदन बेगम ने लिखा है ना। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, और तुजुक ए जहांगीरी जो कि जहांगीर द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की में किया था, तो किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा है। विघटन से क्वेश्चन क्या बनते हैं तो देख सकते हैं कि वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद जो आपका बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था,
जो कि कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है, ये सम्राट था। तो इसकी मृत्यु आपकी हुई थी ऑप्शन सी आपके रंगून में। कहाँ पर हुई थी? आपके रंगून में हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी? यहाँ पर देख सकते हैं 7 नवंबर 1892 में, सॉरी 1862 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अंग्रेजों ने यहाँ पर कह सकते हैं रंगून में ने बंद कर दिया था, ठीक है, 1857 की क्रांति की के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, आपके शाह आलम ने, ठीक है। किसने बनाया था? आपके शाह आलम। इसे अली गौहर भी कहा जाता है, याद रखिए कि शाह आलम को अली गौहर भी कहा जाता है, ठीक है, और कहा जाता था, और इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना। कह सकते हैं कि अकबर ने इलाहाबाद को कड़ा मानिकपुर प्रांत की राजधानी दर्जा दिया था, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका बी आपका जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकबर ने इलाहाबाद को कड़ा मानिकपुर प्रांत की राजधानी का दर्जा दिया। जो इलाहाबाद में कड़ा पड़ता है तो वहाँ पर है, डायरेक्ट इलाहाबाद नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो बिल्कुल सही जवाब है, ये प्रथम नवाब जो थे वो आपके सआदत खां थे। कौन थे आपके? अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना आपकी ईरानी दल के नेता आपके मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां जो कि बुरहान उल मुल्क ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा आपसे कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? चलिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ये है आपका जहांदार शाह, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जो आपका आया था जुल्फिकार खां नामक सामंत की सहायता से जहांदार शाह शासक बना था, और उसके शासनकाल में कह सकते हैं प्रशासन वास्तव में जुल्फिकार खां के हाथों में था, ठीक है। तो इसलिए कह सकते कमज़ोर और कह सकते हैं इसे कठपुतली जैसा इसको था यहाँ पर शाहजहांदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मध्यकालीन भारत का आपको जो आ चुका है यहाँ पर, जो कि दिया है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपके जो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया थे उनको कहते थे हम लोग कोतवाल, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्या बोलते थे? कोतवाल कहा जाता था, याद रखिएगा। और इसकी नियुक्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी, ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके कुछ युद्ध दिए हैं और युद्धों को आपसे क्रम से आपको बताना है। तो देख सकते हैं जो आपका कह सकते हैं आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है वो आपका कब हुआ था भाई? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इसका आपका ये हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था 1757 में, इसका आपका ये हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी की अगर बात करें तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था कब? तो आपके 1576 में। और जो तालीकोटा का युद्ध या इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है तो ये आपको हुआ था 1565 में। तो इस प्रकार से ये इसका मिलान होगा और इसका सही जवाब आपका 2, 3, 4, 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है, मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पर दिया है कि 1333 में इब्न बतूता भारत पहुँचे थे, बिल्कुल सही है। 1506 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, ये बात गलत है। याद रखिए गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो आपका 1469 में, ठीक है, आपके गुलजारावाल जिले के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर ये बी वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इनका इतने में जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो जाता है किसको जाता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपके रामानंद को, ठीक है। किसको जाता है? आपके रामानंद को आपका श्रेय जाता है, ठीक है। और वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। इन्हें विष्णु के अवतार अर्थात राम की उपासना पर बल दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सिख गुरु जो आपके आदि ग्रंथ को संकलित किया है, गुरु ग्रंथ साहब जिसे बोला जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहब या कह सकते हैं आदि ग्रंथ का संकलन किया आपके 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, गुरु अर्जुन देव। ठीक है ना। और गुरु अर्जुन देव की फांसी किसने दिया था, ये कह सकते हैं मृत्युदंड किसने दिलवाया था, तो आपके जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में इसे कह सकते हैं इनको दंड भी दिया था। ठीक है, कह सकते हैं इनको मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि 10वां या आखिरी सिख गुरु कौन था। 10वां या आखिरी सिख गुरु कौन था यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, 6 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे भाई, गुरु गोविंद सिंह 10वें और आखिरी गुरु सिख गुरु थे। और वहीं पर कह सकते हैं प्रथम कौन थे, तो प्रथम आपके गुरु नानक थे। ठीक है ना। और तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा कि आपके ये हो गए। अब आपका जो चालू हो गया है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अर्थात कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन कि वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था। चलिए जवाब दीजिए कि वास्को डिगामा कालीकट में किस वर्ष उतरा था। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1498 ईस्वी में आपका ये पहुंचा था। ठीक है, वास्को डिगामा जो कि कह सकते हैं एक पुर्तगाली नाविक था। ठीक है, 20 मई 1498 को मालाबार की कालीकट अर्थात केरल के तट पर पहुंचा था। और वहाँ का शासक कौन था, जमोरिन। ठीक है, उसने कह सकते हैं स्वागत किया था। और 1502 में पुनः वो भारत आया था। ठीक है, और कह सकते हैं कि 1524 में वह तीसरी बार भारत की यात्रा किया था। चलिए यहाँ पर ये पॉइंट सब दिए गए हैं, आप आराम से PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए जवाब दीजिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पर जवाब दीजिए, अभी हमने आपको बताया था कि 23 जून। ठीक है, कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 को। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच आपका लड़ा गया था। आपका प्लासी पड़ता कहाँ है, तो प्लासी आपका नादिया जिला नामक स्थान पर आपको पड़ता है। ठीक है ना, बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई आपके अंग्रेज और आपके किसके, सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो बार बार क्वेश्चन आपका वही पूछा जा रहा है घुमा फिरा के। तो सिराजुद्दौला को हराया था आपके किस लड़ाई में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, 1757 के प्लासी के युद्ध में हराया था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, पूरे के पूरे आप वीडियो देख लीजिए। आपको हम कह सकते हैं कि एग्जाम के पहले आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी कुछ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।